प्रीवियस पेरेंट्स, आज के सेशन में हम 10th की फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 साउंड ये डिस्कस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स का पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारा कान जो है, जो हमें सुनने का इफेक्ट देता है, तो कान के अंदर भी ईयर ड्रम है जो वाइब्रेट करता है और हमें सुनने का एहसास पैदा होता है। इसके अलावा यहाँ पे साइड पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्टेथोस्कोप के बारे में। डॉक्टर जो डिवाइस यूज करते हैं, तो स्टेथोस्कोप जो है ये भी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड पे काम करता है। चेस्ट पीस के साथ इसे अटैच किया जाता है और हमारे जो दिल की वाइब्रेशन है उसको डॉक्टर सुनता है। साउंड वेव्स की नेचर के बारे में है। साउंड वेव्स ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले यूनिट में, जब हमने वेव्स के बारे में देखा था। तो वेव्स की बेसिकली दो टाइप्स होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जांपल है वो साउंड वेव है। तो साउंड वेव का यहाँ पे दोबारा है कि साउंड वेव की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर होती है। बाकी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हम कल डिस्कस कर चुके थे कि मीडियम के वो पार्टिकल, वो स्पेस, मीडियम का वो स्पेस जहाँ पे पार्टिकल जो है वो बिल्कुल आपस में क्लोज हो जाते हैं उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, जैसा कि ये। और मीडियम का वो हिस्सा जहाँ पे पार्टिकल जो आपस में दूर दूर हो जाते हैं उसे रेयरफेक्शन कहा जाता है। साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक, बुनियादी तौर पर इसकी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक इसका है लाउडनेस, दूसरा इसका है पिच, तीसरी इसकी है क्वालिटी और फोर्थ वन है इंटेंसिटी। तो लाउडनेस जो है नाम से ज़ाहिर है, ये बताती है, ये इसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें पता चलता है कि जो आवाज़ है वो कितनी ऊंची है, कितनी बुलंद है, कितनी या फिर कितनी मध्यम आवाज़ है। ठीक है, यानी आपके पास कोई साउंड है जो आप सुन रहे हैं, तो लाउडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसी फीचर है साउंड का जिसमें पता चलता है कि सुनने वाली आवाज़ है वो कितनी बुलंद है या कितनी मध्यम है। तो लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जिनमें से कुछ हम नीचे डिस्कस करते हैं। पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जैसे आप साउंड प्रोड्यूस हो रही है और आप साउंड सुन रहे हैं, उस बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है। तो जितना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी कम लाउडनेस होगी। यहाँ पे ड्रम की एग्जांपल दी गई है कि ड्रम को अगर आप ज्यादा बीट करेंगे, जोर से आप बीट करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और तेज आवाज सुनाई देगी। और अगर आप ड्रम को, ढोल की मिसाल ले लें, अगर आप उसको स्लोली स्लोली आप उसको हैमर करते हैं, उसको आप हिट करते हैं, तो उससे पैदा होने वाली आवाज जो है वो कम होगी, क्योंकि जो सरफेस वाइब्रेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड के साथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा उतनी कम लाउडनेस होगी। दूसरी चीज है एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट करी उसका एरिया कितना है। तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो पैदा होने वाली जो साउंड है वो भी लाउड होगी, और अगर एरिया कम है तो प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड उसकी लाउडनेस कम होगी। तो ढोल और ढोलकी की मिसाल लेने, ढोल जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उससे पैदा होने वाली आवाज जो है वो भी लाउड होती है, लेकिन ढोलकी जो है उसका सरफेस एरिया कम होता है तो उससे पैदा होने वाली आवाज जो है वो उसकी लाउडनेस कम होती है। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे आपका डिस्टेंस कितना है, यानी आप सुन रहे हैं तो आपका और उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं, यानी अगर साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी का आपसे डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको लाउडनेस कम सुनाई देगी, मध्यम आवाज सुनाई देगी, और अगर वो आपके करीब है तो लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी। पिच क्या चीज है? अगर आपके पास दो आवाजें हैं, एक भारी है और एक बारीक आवाज है, तो उन दोनों के दरमियान अगर आप डिफरेंस कर सकते हैं, इसका मतलब आप पिच की बुनियाद पर डिफरेंस करें। ये जो श्रिल है, श्रिल का मतलब यही है कि बारीक आवाज, और ग्रेव साउंड मतलब है भारी आवाज। जिस तरह लड़कियों की आवाज बारीक होती है, श्रिल साउंड होती है, और मर्दों की आवाज भारी होती है, अगर इन दोनों में आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं आसानी से, तो इसका मतलब है आप वो डिफरेंशिएट किस बेस पे कर रहे हैं, आप पिच की बेस पे कर रहे हैं। और ये जो श्रिल साउंड है यानी कि बारीक साउंड, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी अगर कोई आवाज बारीक है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और अगर कोई आवाज भारी है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और इसी तरह आप इसको पिच के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब है पिच ज्यादा है। ठीक है, ए हायर पिच मींस ए हायर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे आगे लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन द मैन। इसका मतलब है कि इनकी पिच भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, लड़कियों की और बच्चों की। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी आवाज का वो फीचर है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें आपके पास दो ऐसी आवाजें हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम, उसके बावजूद आप उन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आवाज जो है वो फलां डिवाइस से पैदा हो रही है और ये आवाज जो है ये फलां इंस्ट्रूमेंट से पैदा हो रही है, तो वो है क्वालिटी। जैसा कि पियानो और फ्लूट, बांसुरी और पियानो की आवाज़ों में अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका मतलब है हालांकि इन दोनों की जो लाउडनेस है और दोनों की पिच सेम होती है, पियानो से प्रोड्यूस होने वाली साउंड और फ्लूट बांसुरी से पैदा होने वाली साउंड, दोनों की लाउडनेस भी सेम होती है और पिच भी सेम होती है। उसके बावजूद अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं कि ये आवाज़ जो है ये पियानो की और ये आवाज़ बांसुरी की है, तो इसका मतलब है कि आप वो डिफरेंशिएशन क्वालिटी की बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ ट्यूनिंग फोर के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ट्यूनिंग फोर एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। और
इसके अलावा इससे आप बीट्स भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह होती है, ये इसके दो ब्रांच होते हैं। और अगर आप इसके किसी एक सिरे को वैक्स कर देते हैं तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूनिंग फोर्क से पैदा होने वाली जो साउंड है उसका ताल्लुक मैथ के साथ इन्वर्सली है। यहाँ वैक्सिंग करने से इसका मतलब इसका मैथ बढ़ गया है। ठीक है, इस शॉक का मैथ बढ़ गया है, तो मैथ बढ़ने से इसका इससे पैदा होने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड की फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप ट्यूनिंग फोर्क का मैथ इंक्रीज कर देते हैं तो उससे पैदा होने वाली जो साउंड है वो भारी हो जाती है। इसी तरह टेम्परेचर का ताल्लुक इसके साथ, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं इसका तो भी जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेंथ के साथ भी इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। लेंथ इंक्रीज करने से ये जो आपके पास शॉक है, इसकी दो सीधे नजर आ रही है कि अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो भी इससे पैदा होने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड फ्रीक्वेंसी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैथ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, लेकिन जो लेंथ है और टेम्परेचर उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। Intensity, sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of sound. यानी टाइम में यूनिट टाइम यानी एक सेकंड के अंदर यूनिट एरिया से साउंड एनर्जी जो पास करती है उसे आप इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका यूनिट जो है वो दिया हुआ है वाट पर स्क्वायर मीटर। इंटेंसिटी का यूनिट है ये, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे नीचे ये साइड पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है ट्यूनिंग फोर के प्रोंग्स के बारे में कि अगर उसका मैस आप इंक्रीज करते हैं तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब उसकी पिच कम हो जाएगी। पिच कम होने का मतलब है कि आवाज़ भारी हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप याद रखा करें। नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट बात पहली लाइन में लिखी हुई है कि जो इंसानी कान है वो किस इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो कम से कम जो इंटेंसिटी जिसको रिस्पॉन्ड कर सकता है वो है 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। और ज्यादा से ज्यादा जो है वो कर सकता है 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। इससे ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन इसके बाद इंसानी कान जो है वो जवाब दे देता है, क्योंकि ये जो 1 वाट पर स्क्वायर मीटर है ये भी इंसानी कान के लिए पेनफुल होती है। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी की रेंज आपने लाजमी याद, सॉरी फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी की रेंज आपने याद रखनी है 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये फेंटेस्ट साउंड है, फेंटेस्ट इंटेंसिटी है जो इंसानी कान सुन सकता है। इसे जीरो बेल बतौर रेफरेंस कहा जाता है, यानी 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर को आप बतौर रेफरेंस यूज कर सकते हैं, जीरो बेल। Loudness of a sound depend not only on the intensity of sound but also on the physical condition of the ear। यानी हमारा कान जो है जो लाउडनेस सुनता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और दूसरा हमारे जो कान उसकी फिजिकल कंडीशन। ज़ाहिर है एक सेहतमंद कान जो है वो प्रॉपर सुन सकता है, लेकिन अगर एक शख्स बीमार है उसके कानों का प्रॉब्लम है तो वो वाली इंटेंसिटी नहीं सुन सकेगा, वो लाउडनेस नहीं सुन सकेगा जो एक सेहतमंद कान सुन सकता है। तो जो लाउडनेस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ आई के। ये लॉ का स्केल क्यों यूज किया जाता है ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली कुछ रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे हम ज्यादातर तो वैसे ही उनका रिलेशनशिप देखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कुछ जगह पे आके हम देखते हैं कि लॉ के साथ ताल्लुक होता है। तो लॉ हम वहाँ यूज करते हैं जब हमारे पास जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर इंटेंसिटी की बात की है, तो कम से कम जो इंटेंसिटी है वो 10⁻12 है। तो ये 10⁻12 आप देख सकते हैं ये कितना छोटा नंबर हो सकता है, यानी जीरो के बाद आगे आपके पास 11 जीरो लगानी है आपने और उसके बाद जाके आपने 1 लगाना है, तब जाके ये बनता है 10⁻12। तो जब आपके पास कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी आ जाए या बहुत छोटी क्वांटिटी आ जाए तो उसको उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लॉग यूज करते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे खत्म कर दिया। ये इसी जगह दो चीजें आ गई, एक इक्वलिटी का साइन और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कि यहाँ पे के है। तो ये लाउडनेस जो है ये आपके पास आ गई के लॉग आई। आई जो है ये इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड है, आई इज इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड। एल जो है ये लाउडनेस ऑफ दैट साउंड, यानी जो इंटेंसिटी आप सुन रहे हैं जो साउंड अंडर ऑब्जर्वेशन है ये उसकी लाउडनेस है और ये आई उसकी इंटेंसिटी है। लेकिन ये जो नीचे एल नॉट लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए कि एल नॉट जो है ये फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस है, यानी मध्यम तरीन आवाज जो आप सुन सकते हैं उसकी लाउडनेस एल नॉट, और मध्यम तरीन आवाज जो आप सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी को आपने आई नॉट कहना, और ये तो हम पढ़ चुके हैं 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर है। यहाँ पे साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 3500 हर्ट्ज, यानी एक ऐसी साउंड है जिसकी, ये साइड इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ रहा हूँ, एक ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 3500 हर्ट्ज है और उसकी इंटेंसिटी है 80 डेसिबल, साउंड्स अबाउट ट्वाइस एज लाउड टू अस एज साउंड ऑफ 125 हर्ट्ज एंड 80 डेसिबल। ये कह रहा है कि एक आपके पास आवाज है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3500 हर्ट्ज है और उसकी इंटेंसिटी है 80 डेसिबल, और एक और आपके पास आवाज है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 125 हर्ट्ज और उसकी इंटेंसिटी है 80 डेसिबल। वो कह रहा है कि ये वाली जो साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3500 हर्ट्ज ये आपको ट्वाइस लाउड सुनाई देगी, यानी डबल होगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों की इंटेंसिटी 80 है तो लाउडनेस का ताल्लुक इंटेंसिटी के साथ नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी के साथ, वो कह रहे हैं। इट इज बिकॉज आवर ईयर आर मोर सेंसिटिव टू द 3500 हर्ट्ज साउंड देन द 125, यानी वो कह रहे हैं हमारी जो कान है वो 3500 हर्ट्ज वाली जो साउंड है उसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू 125 हर्ट्ज वाली साउंड के। लिहाजा इंटेंसिटी बाय इटसेल्फ डजंट मीन लाउडनेस, यानी इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लाउडनेस ले लें। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम लें, एक एल था एक एल नॉट था, यानी
एल नॉट जो था वो फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस थी, और एल जो है वो कोई साउंड हो सकती है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे एल माइनस एल नॉट, तो आपके पास ये आ जाएगा साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल यानी एल माइनस एल नॉट जो है ये है इंटेंसिटी लेवल। तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फार्मूला डिराइव हो जाएगा वो आएगा के लॉग आई ओवर आई नॉट। के लॉग आई ओवर आई नॉट, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, के लॉग आई ओवर आई नॉट। आई जो है वो दोबारा फिर बता देता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और आई नॉट जो है इंटेंसिटी ऑफ दैट साउंड विच इज फेंटेस्ट साउंड। ठीक है। इसका यूनिट जो है वो बेल है, यानी अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो इसका यूनिट है बेल। ये जो के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसके बारे में लिख रहा है कि इसकी वैल्यू जो है डिपेंड नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है इसका यूनिट, आई और आई नॉट के यूनिट पे, और इंटेंसिटी लेवल के यूनिट पे डिपेंड कर रहा है इस के का यूनिट। के की वैल्यू 1 आ रही है। कैसे 1 आ रही है? वो कह रहा है कि अगर आई जो है यानी ये वाला आई इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, वो आई जो है वो इक्वल हो जाए 10 आई नॉट, यानी फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी से 10 गुना ज्यादा हो जाए। तो आई की जगह आप 10 आई नॉट पुट कर दें, यहाँ आई की जगह 10 आई नॉट, तो होगा क्या? लगा के चेक करते हैं। आई की जगह 10 आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा के लॉग 10, और लॉग 10 जो होता है वो 1 होता है। तो के फिर ये जो वैल्यू निकलेगी वो 1 आ जाएगी। और इसका जो यूनिट होगा इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट होगा वो बेल होगा जी। अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई और आई नॉट, तो फिर इसका यूनिट किस में होगा? बेल में होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बेल की बजाय डेसिबल यूज करें, तो हमें पता है कि एक जो बेल है उसके अंदर 10 डेसिबल होते हैं, एक बेल के अंदर 10 डेसिबल होते हैं। तो लिहाजा आपने ये एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के होता है, इक्वल लिहाजा इस एक बेल की जगह आप 10 डेसिबल लगा दें। जी हाँ, ये जो 10 का नंबर इसके साथ आ गया है, ये इस वजह से आया क्योंकि एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं बेल की जगह डेसिबल रिप्लेस हो चुके हैं, और ये जो 10 का नंबर आया ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया कि एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है। तो इंटेंसिटी लेवल अगर डेसिबल में आपने मेजर करना है तो फिर 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये साइड पे एक टेबल में लॉगरिथमिक स्केल और लीनियर स्केल में बता रहा है कि अगर आपके पास लॉगरिथमिक स्केल पे 0 डेसिबल है तो इसका मतलब है कि लीनियर स्केल पे उसका एम्पलीट्यूड 1 मीटर है, और अगर 20 डेसिबल है तो इसका मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 10 मीटर है। द डेसिबल स्केल द डेसिबल स्केल इज द लॉगरिथमिक मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, यानी डेसिबल स्केल एक्चुअली क्या है? लॉगरिथमिक मेजर है साउंड वेव के एम्पलीट्यूड का। इन लॉगरिथमिक स्केल इक्वल इंटरवल्स कॉरस्पॉन्ड टू मल्टीप्लाइंग बाय 10 इंस्टेड ऑफ एडिशन एडिंग इक्वल अमाउंट, यानी इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड नहीं करना होता। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो नाम से इधर है कि साउंड का किसी मीडियम से किसी रुकावट से टकरा कर वापस आना, इसे आप रिफ्लेक्शन कहते हैं या इको भी कहते हैं। कोई भी आवाज़ है जो हम बोलते हैं अपनी जुबान से बोलते हैं तो उसका जो असर है हमारे दिमाग के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए रहता है। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड। तो अगर आपने कोई क्लियर इको सुननी है, वाज़ेह इको सुननी है, तो आप यानी बोलने वाला बंदा और जिस रुकावट से टकरा के आवाज़ वापस आनी है उस रुकावट के दरमियान का जो फासला है वो 17 मीटर होना चाहिए। अगर आप क्लियर इको सुनना चाहते हैं, आप जहाँ पे खड़े हैं और आपके सामने कोई रुकावट है, तो आपके और उस रुकावट के दरमियान 17 मीटर का फासला होना चाहिए, फिर आप क्लियर इको सुन पाएंगे। आप अगर ऊंचा बोलेंगे हेलो, तो वही आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देगी बिल्कुल क्लियर, लेकिन ये कंडीशन याद रखनी है, 17 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ साइड पे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ब्लू वेव जो है उसकी जो इंटेंसिटी सुनी गई है, रिकॉर्ड की गई है, वो 180 डेसिबल। एलिफेंट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव के साथ। ये भी साइड में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये चीज़ें रीड आउट किया करें।
स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है वो 343 मीटर पर सेकंड है। और जो रिलेशनशिप आप यूज़ करते हैं वो v इक्वल टू एफ लैम्डा है, वेरी फेमस। ये साइड पे टेबल में भी दिया हुआ है कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ स्पीड दी हुई है एयर के अंदर जो है वो 331 है। सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 331 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 346 है। और फिर नीचे लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। तो लिक्विड में जो है स्पीड ऑफ साउंड वो 5 गुना ज़्यादा होती है कम्पेयर टू गैसेज, और सॉलिड में 15 टाइम ज़्यादा होती है कम्पेयर टू गैसेज। और वैक्यूम में तो आपको पता है साउंड जो है वो पास नहीं कर सकती। इसके अलावा टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उससे भी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 पे 331 है और 25 पे 346 हो गई है, 100 पे 386 हो गई है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है मीडियम के अंदर। ये वो लाइनें लिखी हुई हैं। लिक्विड में 5 टाइम और सॉलिड में 15 टाइम ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट है नॉइज और म्यूजिकल साउंड। तो वो आवाज़ें जो आपके कानों को एक खुशगवार एहसास देती हैं वो म्यूजिकल साउंड कहलाती हैं, और जो आपके कानों को बुरा इंपैक्ट देती हैं उन्हें आप नॉइज कहते हैं। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या है? ये वो तरीका है जिससे आप अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। कोई सॉफ्ट और पोरस सरफेस यूज करके अनडिजायरेबल साउंड को आप एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। इस टेक्निक को अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अगर साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है किसी स्मूथ सरफेस से तो उसे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, और अगर वो किसी रफ सरफेस से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो इरेगुलर होगी। यहाँ बैट्स के बारे में, चमगादड़ों के बारे में है। चमगादड़ जो अपना रास्ता तलाश करती है वो साउंड की वजह से ही तलाश करती है। वो अपने मुंह से एक सर्टन फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालती है और उसके सामने जो ऑब्स्टेकल होती है उससे टकरा के वो दोबारा साउंड सुनती है। तो वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी देखती है कि जो पहले मैंने साउंड निकाली थी अपने मुंह से वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, और जो मुझे दोबारा वापस सुनाई दी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से वो जज कर लेती है कि जो ऑब्स्टेकल है वो कितनी दूर है, और इस तरीके से वो बगैर देखे, चमगादड़ की वैसी आंखें नहीं होती, वो देख नहीं पाती रात को अंधेरे में, लेकिन वो अपनी जो साउंड निकालती है और फिर दोबारा वो रिफ्लेक्ट होकर साउंड सुनती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है उसको मेजर करके वो अंदाजा लगा लेती है कि मेरे सामने जो ऑब्स्टेकल है वो कितनी दूर पड़ी, और इस तरीके से वो अपना रास्ता बदल लेती है। और इस तरह मुसलसल आवाज निकालती रहती है, साउंड निकालती रहती है, और ये इस तरह जज करती रहती है कि ऑब्स्टेकल है या नहीं है। रिवर्बरेशन क्या चीज़ है जी? अगर कोई आवाज बार बार टकराती है, किसी ऐसी जगह पे आप खड़े होकर बोल रहे हैं या कोई आवाज ऐसी जगह पे है जहाँ पे आवाज बार बार टकरा रही है, तो टकराने से उस जो आवाज है वो खराब हो जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्बरेशन। आवाज में जो बिगाड़ आ जाता है बार बार रिफ्लेक्शन से, इस प्रोसेस को, या इस अमल को रिवर्बरेशन कहा जाता है। ये फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए आवाज निकल रही है यहाँ से टकरा के फिर इधर गई, टकरा के फिर इस तरह। तो इस प्रोसेस को रिवर्बरेशन कहा जाता है, आवाज में बिगाड़ आ जाता है बार बार टकराने से। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, तो ये भी आपके लिए नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो इंसानी कान है वो कम से कम जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज है, और ज्यादा से ज्यादा जो सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कान कम से कम जो वाइब्रेट कर सकता है वो 20 दफा वाइब्रेट कर सकता है 1 सेकंड में। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर 1 सेकंड में हमारा कान वाइब्रेट कर सकता है तो वो 20,000 मरतबा वाइब्रेट कर सकते हैं 1 सेकंड में, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हैं इसका मतलब है उतनी दफा आपका कान वाइब्रेट कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा फिर एज के बढ़ने के साथ साथ ये जो रेंज है ये कम होती चली जाती है। ओल्ड पीपल की बात कर रहे हैं कि वो 15,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आवाज भी नहीं सुन सकते। चमगादड़ के बारे में, चमगादड़ जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन सकते हैं? तो तकरीबन 1,20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड है उसको वो चमगादड़ सुन सकते हैं। चूहे के बारे में है, वो तकरीबन 1 लाख हर्ट्ज, और जो कुत्ते हैं वो 35,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। बिल्लियां जो है वो 25,000, इंसानी काउंट पहले हम पढ़ चुके हैं। अल्ट्रासाउंड, ये वो साउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, यानी अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। ये एक अल्ट्रासाउंड होता है और एक सुपरसोनिक, हमने कल पढ़ा था। तो सुपरसोनिक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, यानी जब आप स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा की स्पीड से मूव करते हैं तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक का मतलब है जब फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से बढ़ जाती है तो उसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड के कई इस्तेमाल हैं। बीमारियों के लिए यूज होता है, समंदर की गहराई मेजर करने के लिए यूज होता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए यूज होता है, मशीनरी में जो दरारें पड़ जाती हैं उसके लिए यूज होता है, शरीर में जमा हुआ खून जो है उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सोनार, सोनार क्या है?
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये इस टेक्निक को यूज करते हुए समंदर की गहराई मेजर की जाती है, या समंदर गहरे समुद्र में पड़ी हुई चीजों को डिटेक्ट किया जाता है।